हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इसी चैप्टर की आई है। तो चलो इसको भी कंप्लीट करते हैं। आपका टर्म 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म आता है वह है कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या। देखो, आप लोगों ने मार्केट पढ़ा है। मार्केट क्या है? वो एरिया, वो प्लेस जहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग्स करते हो, सामान को खरीदते हो या बेचते हो, वो क्या है? मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सब में जहाँ पे डीलिंग होती है वो होती है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो यही चीज लिखी है इसमें। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें फाइनेंशियल मार्केट किस तरह काम करती है, तो देखो हम समझते हैं किस तरह से। इसमें दो पार्टीज होती हैं। एक होते हैं आपके हाउस होल्ड्स। ठीक है, एक होते हैं हाउस होल्ड्स और एक होते हैं फर्म्स। ठीक है, हाउस होल्ड्स यानी कि आप, मैं, हम सब जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है, सेविंग्स होती है। आप उन्हें डिफरेंट फर्म्स में इन्वेस्ट करते हो सो दैट आपको वो अच्छा रिटर्न जनरेट करके दें। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक प्रोवाइड करती है किसके बीच में? हाउस होल्ड्स के बीच में एंड जो फर्म्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट्स, और इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल मार्केट ब्रिंग्स टुगेदर लेंडर्स एंड बोरोवर्स। लेंडर्स यानी कि हाउस होल्ड्स, बोरोवर्स यानी कि फर्म्स। ठीक, इसके बाद a business is a part of an economic system that consists of two main sectors: households, which saves fund, and business firms, which invest these funds. ठीक है, a financial market helps to link the savers and the investor by mobilizing funds between them. In doing so, it performs what is known as an allocative function. तो इसी को हम allocative function कहते हैं कि households अपना पैसा किसके पास लेके जाते हैं? इन्वेस्टर्स के पास। और इन्वेस्टर उन्हें अच्छे कंपनीज, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती हैं जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिले। इसी फंक्शन को हम कहते हैं एलोकेटिव फंक्शन। ठीक है, इसके बाद इट एलोकेट्स और डायरेक्ट फंड available for investment into their most productive investment opportunity. ठीक, then the process by which allocation of funds is done is called financial intermediation. जिस प्रोसेस के थ्रू ये एलोकेशन किया जाता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? When the allocative function is performed well, two consequences follow. अच्छा, क्या लिखा है सबसे पहले? द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू हाउसहोल्ड्स वुड बी हायर। मतलब देखो, दो तरीके आपके पास, नीचे लिखा भी है यहाँ पे कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, या तो आप उसे बैंक्स में लगाओगे। ठीक है, बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट में या एफडी लगा बना सकते हो, एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, बैंक्स में आपको वही एक 4-4.5% का इंटरेस्ट मिलता है, बट फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप अच्छी नॉलेज के साथ जा रहे हो तो बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो अगर आपने सही से एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म किया है तो सबसे पहली चीज, द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू हाउस होल्ड्स वुड बी हायर। ठीक है, दूसरा, स्कार्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज फर्म्स व्हिच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, उन कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा जहाँ पे वो बहुत ही प्रोडक्टिविटी है उनमें, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में भी। ठीक है, तो यही दो ऑप्शन हैं, या तो आप पैसा बैंक में रखोगे या फिर आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करोगे, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में। ठीक है, वहां पे आपको कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न मिलता है। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं हमारे पास फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। इसका मतलब मोबिलाइजेशन मतलब कि आप अपनी सेविंग्स को मूव करते हो। ठीक है, एंड चैनलाइजिंग, चैनलाइजिंग मतलब लगाना, अच्छी जगह पे लगाना जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, सेकंड, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट्स आपको हेल्प करता है प्राइस सेट करने में एक सिक्योरिटी का। ऐसे कैसे? देखो, ये होता है ये हमारा, अगर हम ग्राफ के थ्रू समझें तो ये होता है आपका डिमांड कर्व। ठीक है, और ये है आपका सप्लाई कर्व। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे आपका एक प्राइस सेट होता है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स आपको हेल्प करते हैं प्राइस सेट करने में भी। ओके, देन इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब लिक्विडिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। कि सपोज आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप एक कंपनी हो, आपको पैसा चाहिए, कैश की रिक्वायरमेंट है, तो आप फाइनेंशियल एसेट्स सिक्योरिटीज इशू करोगे तो आपके पास लिक्विडिटी आएगी, पैसा आ सकता है। ठीक है, देन
इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब फाइनेंशियल मार्केट कहीं ना कहीं कॉस्ट कम रखती है। इसमें आपका जो ट्रांजेक्शन का कॉस्ट है कहीं ना कहीं बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मार्केट फिजिकल फॉर्म पे नहीं है, सब ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन में सिंपल बात है, आपके एफर्ट्स, आपका टाइम, आपका कॉस्ट कहीं ना कहीं कम आएगा, ठीक है। आपको कहीं विजिट नहीं करना है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आप कंपनीज को विजिट कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे, तो कॉस्ट यहाँ पे कम आता है, ठीक है। ये होगा इसके फंक्शंस, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, एक होती है आपके पास मनी मार्केट, ठीक है, एक होती है कैपिटल मार्केट, ठीक है। फर्दर कैपिटल मार्केट के भी टाइप्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये डिवीजन हुआ कैसे है, देखो फाइनेंशियल मार्केट्स में हम बेसिकली बात कर रहे हैं फाइनेंस की, पैसे की। अब एक इंडिविजुअल को या एक कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग टाइम पीरियड के लिए होती है, ठीक है, कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, मीडियम टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने मार्केट्स भी बनाई हैं, ठीक है। कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने हैं, तो वो आप रेज कर सकते हो मनी मार्केट से, ठीक है। और अगर आपको मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो वहां उस केस में आप फंड्स कहाँ से रेज करोगे? कैपिटल मार्केट से, ठीक है। तो हमने ये चीज समझी कि मनी मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग्स करता है, और कैपिटल मार्केट में मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है, ठीक है, जिनका मेच्योरिटी पीरियड ज्यादा होता है, 1 साल से ज्यादा होता है, ठीक है। अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। देखो सबसे पहले मनी मार्केट, तो मनी मार्केट मैंने आपको बताया, देखो क्या लिखा है, द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है, सबसे पहली बात शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है, which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year। मेच्योरिटी पीरियड कितना है? 1 साल। मतलब एक कंपनी आपको सिक्योरिटी इशू करेगी और आपसे पैसे लेगी, ठीक है। 1 साल के बाद वो आपकी सिक्योरिटी मेच्योर हो जाएंगी, तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा, it is a market where low risk, unsecured and short term debt instruments are that are highly liquid are issued and actively traded every day। लो रिस्क क्यों है? क्योंकि कम टाइम के लिए, मेच्योरिटी पीरियड कम है, तो रिस्क कहीं ना कहीं कम होगा। कोई कंपनी आपका पैसा लेके नहीं भाग जाएगी, है ना। मेच्योरिटी पीरियड जनरली 2-3 महीने का होगा, तो उसमें कम चांसेस होते हैं कि कोई कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाएगी, तो इसलिए रिस्क कहीं ना कहीं कम होता है, ठीक है। इसके बाद it has no physical location, कोई physical location नहीं है, but is an activity conducted over the telephone and through the internet। सब कुछ इंटरनेट के थ्रू आप ऑनलाइन करते हो। इसके बाद the major participants in the market are, कौन कौन इस मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये सब कौन हो गए इसके पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि अगर आपको मनी मार्केट से फंड्स रेज करने हैं, तो किस किस तरह से आप पैसा रेज कर सकते हो, ऐसा कंपनी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप पैसा रेज कर सकते हो। तो हमें 5 पढ़ने हैं। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कॉल मनी, ठीक है। ये सभी शॉर्ट टर्म में डीलिंग करेंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स में डीलिंग करेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रेजरी बिल। देखो ट्रेजरी बिल क्या है कि जिस तरह कंपनीज को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह गवर्नमेंट को भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अगर गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट है और उसे पैसा रेज करना है, तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या इशू कर सकती है? ट्रेजरी बिल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ट्रेजरी बिल का ही दूसरा नाम है जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। A treasury bill is basically an instrument of short-term borrowings by the government of India maturing in less than 1 year, ठीक है। इसके बाद it is issued by the Reserve Bank of India, RBI issue करता है on behalf of the central government to meet its short-term requirement of funds। मतलब कौन इशू करेगा? RBI। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। Then they are highly liquid and have assured yield and negligible risk of default, ठीक है। देन दे आर सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। मतलब अगर एक ट्रेजरी बिल है सपोज 100 रुपए का, तो आप उसे डिस्काउंट पे सेल करोगे, ठीक है, आपने 90 में सेल किया, बट रिडीम करोगे पार पे। रिडीम मतलब जब आप रीपेमेंट करोगे, तो 100 वाला आपने 90 में बेचा, बट जब आप पैसा वापस दोगे, ठीक है ना, जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनका पैसा वापस दोगे, तो वो वापस पार पे होगा, यानी कि 100 पे ही होगा। मतलब समझो
100 वाला आपका ट्रेजरी बिल आपने बेचा, मतलब इशू किया 90 पे, और रिडीम आप किस पे करोगे, 100 पे ही। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी आज खराब दिख रही होगी, चलो मैनेज करना। तो इसमें देखो 90 में आपको मिला था, वापस आपको कितने मिलेंगे अमाउंट, 100 रुपए। तो कहीं ना कहीं आपका 10 रुपए का फायदा हुआ ना, वही आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसके बाद ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। अमाउंट, जो मिनिमम मिनिमम अमाउंट आप ट्रेजरी बिल का इशू कर सकते हो वो 25,000 है, और उसके मल्टीपल्स यानी कि 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, इन अमाउंट के ट्रेजरी बिल्स आप इशू कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा ट्रेजरी बिल का कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है, देखो लिखा है, कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट यानी कि आपने एज अ कंपनी वादा किया है कि हाँ हम इस पर्टिकुलर डेट पे आपको आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। ठीक, नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। It is issued by large and credit-worthy companies to raise short-term funds at lower rates of interest than market rates। ठीक है, तो कौन इशू करता है, जितनी भी ट्रस्ट वर्दी कंपनीज हैं, जिनकी मार्केट में अच्छी गुडविल है, वो इशू करती है किस पर्पस के लिए, कि उन्हें शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देन इट यूजुअली हैज अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year। 15 से 1 साल तक का मेच्योरिटी पीरियड रहता है इसका। अगेन इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड रिटीन्ड एट पार, वही चीज। इसके बाद द ओरिजिनल पर्पस ऑफ कमर्शियल पेपर was to provide short term funds for seasonal and working capital needs। एक और पर्पस क्या है कमर्शियल पेपर का, कि आपको आपकी वर्किंग कैपिटल नीड्स, डेली बेसिस के खर्चे निकालने के लिए अगर एक कंपनी को पैसा चाहिए तो वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है। ठीक है, इसके बाद फंड्स रेज थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है, तो ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब है कि आपको अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए अगर आपने पैसा रेज किया है, उसे हम कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। अब क्वेश्चन आता है कि यार फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, तो ये हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही पढ़ा है। फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि जब आप सिक्योरिटीज इशू करते हो तो उसमें कुछ खर्चा आता है, आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, प्रोस्पेक्टस, ब्रोकरेज, ये सब होती है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो उस फ्लोटेशन कॉस्ट को अगर आपको कवर करना है, उसके लिए अगर आपने पैसा रेज किया है तो उसे हम कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। और उस पैसे को रेज करने के लिए भी एक कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर इशू करने के दो हमने पर्पस पढ़े, एक तो वर्किंग कैपिटल नीड्स, सीजनल नीड्स को पूरा करने के लिए, दूसरा ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, वही चीज डिस्काउंट पे सेल करोगे, रिडीम करोगे पार पे। ओके, इसके बाद थर्ड इंस्ट्रूमेंट आता है कॉल मनी। कॉल मनी क्या है, कॉल मनी बेसिकली बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन है। मतलब देखो ये चीज आपने अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा है कॉन्सेप्ट, कि बैंक को एक सीआरआर, रिजर्व मेंटेन करके चलना होता है। मतलब अगर बैंक के पास 100 रुपए आए तो उसमें से वो सारा अमाउंट लोन के फॉर्म में नहीं दे सकता, एक रिजर्व मेंटेन करना होता है, दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो अगर एक सिचुएशन इस तरह से बने कि बैंक के पास रिजर्व मेंटेन करने के लिए पैसा ही नहीं बचा, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई का रूल है ये कि आपको रिजर्व मेंटेन करना है। तो उस केस में बैंक क्या करेगा, किसी दूसरे बैंक से कुछ टाइम के लिए, बस 2-3 दिन के लिए पैसा बोरो कर लेगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉल मनी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेएबल ऑन डिमांड विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। ठीक है, देन commercial banks have to maintain a minimum cash balance known as cash reserve ratio। मैंने बताया, the Reserve Bank of India changes the cash reserve ratio from time to time, which in turn affects the amount of fund available to be given as loan by commercial banks। इसके बाद call money is a method by which banks borrow from each other to be able to maintain the CRR। call money एक तरीका है जिसके थ्रू बैंक दूसरे बैंक से पैसा बोरो करते हैं, सो दैट वो अपना सीआरआर मेंटेन करके चले। अब अगर एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा दे रहा है कुछ टाइम के लिए, तो क्या उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो क्या लिखा है, द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स इज नोन एज कॉल रेट। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट पे करोगे उसे हम कहते हैं कॉल रेट। इसके बाद इट इज हाईली वॉलेटाइल रेट दैट वेरीज फ्रॉम डे टू डे। जो रेट है, कॉल रेट है, वो बहुत जल्दी चेंज होता है, वॉलेटाइल है। ठीक है, सेकंड्स में चेंज होता है, आर टू आर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कॉल मनी का पर्पस क्या है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने के लिए एक तरीका है कि आप कॉल मनी के थ्रू पैसा रेज कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद फोर्थ आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इसका मतलब क्या है, देखो
Certificate of deposits are unsecured, negotiable, short-term instruments in bearer form issued by commercial banks and development financial institutions. ठीक है, they can be issued to individuals. आप किस किस को इशू कर सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स? इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशंस को, कंपनीज को ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी when the deposit growth of bank is slow but the demand for credit is high. तो बेसिकली अगर टाइट लिक्विडिटी पीरियड चल रहा है, मतलब कि पैसे की कमी है ना, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स सीओडी इशू कर सकते हो। ऐसा कब होता है कि भाई बैंक के पास डिपॉजिट्स तो कम आ रहे हैं, है ना, लोग पैसा कम डिपॉजिट कर रहे हैं बट लोन की फॉर्म में बहुत सारा पैसा जा रहा है, तो उस केस में आप सीओडी इशू करके पैसा रेज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लास्ट आता है कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स क्या है? कमर्शियल बिल्स आपको पता है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, BR, BP, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, वो सब क्या है? कमर्शियल बिल्स। देखो क्या लिखा हुआ है, a commercial bill is a bill of exchange used to finance the working capital requirements of a business firms. Basically क्रेडिट, अगर आप सामान का सेल या परचेज कर रहे हो तो हम बिल्स इशू करते हैं, आपको पता है ये चीज, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है ना। तो क्या लिखा है इसमें, इट इज अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग instrument which is used to finance the credit sales of firms. Okay, when goods are sold on credit the buyer becomes liable to make payment on a specific date in future. अगर आपने सामान उधार पे बेचा है तो जो बायर है उसकी लाइबिलिटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस फ्यूचर डेट पे आपको पैसा रिटर्न करेगा। द सेलर कुड वेट टिल द स्पेसिफिक डेट और मेक यूज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, देन द सेलर of the goods draws the bill and the buyer accepts it. वही कॉन्सेप्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज का, BR, BP, वही क्या है? कमर्शियल बिल्स। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमने क्या पढ़ा, तो हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग, फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप्स के होते हैं, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट यानी कि जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डीलिंग करना है, आपका जो मेच्योरिटी पीरियड है सिक्योरिटीज का, आपका नहीं, जो सिक्योरिटीज का मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल तक का है। इसके बाद मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सीओडी, कॉल मनी, ये सब आ जाते हैं आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रेजरी बिल क्या था, कौन इशू करता है? सबसे पहली बात, RBI इशू करेगा। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इसके बाद 25,000 के अमाउंट में होते हैं, उसके मल्टीपल्स में होते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, देन आगे बढ़े, कमर्शियल पेपर हमने पढ़ा। कमर्शियल पेपर कौन इशू करेगा? जितने भी ट्रस्ट वर्दी, क्रेडिट वर्दी कंपनीज हैं वो इशू करेंगी। दो पर्पस हमने पढ़े थे, एक अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए, दूसरा ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, देन कॉल मनी। कॉल मनी क्या था? इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए, आप इंस्ट्रूमेंट जो पैसा रेज करने के लिए जो आपके पास तरीका है वो क्या है? कॉल मनी। ठीक है, एक CRR मेंटेन करना होता है, उस पर्पस में, उस पर्पस के लिए हमारे पास है कॉल मनी। ओके, देन हमने देखा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कंपनी इशू करती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी। ठीक है, और लास्ट था कमर्शियल बिल, वही आपके BR एंड BP, क्रेडिट सेल्स के लिए। क्लियर? ठीक है, इसके बाद अगर हम चलें सेकंड टाइप ऑफ मार्केट के ऊपर, दैट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है? देखो सबसे पहली बात, मनी मार्केट में हमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग करना है। अब मनी मार्केट में हम डीलिंग करते हैं जितने मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, वो जिस मार्केट में डील की जाती हैं वो होती है आपकी कैपिटल मार्केट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द टर्म कैपिटल मार्केट रेफर्स टू facilities and institutional arrangements through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. ठीक है, डेट क्या है, इक्विटी क्या है, आपको पता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, तो सबसे पहले इट्स द लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेवर्स यानी कि वही हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, कंपनीज, तो उनके बीच में लिंक प्रोवाइड करता है कौन? कैपिटल मार्केट। ठीक है, देन it deals in long-term investment, utilizes intermediaries, then determination of capital, determinant of capital formation, capital formation यानी कि investment। ठीक है, कैपिटल मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इंक्रीज भी होता है। उसके बाद गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, चलो इसके बाद आपको डिफरेंस दिया है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में, इसको जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट है डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन के मैंने आपको पता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग करता है, तो वही यहाँ पे इशू ट्रेड किया जाता है। मनी मार्केट में हम डीलिंग करते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स की। ठीक है,
शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की। मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी पीरियड इसका 1 साल से ज्यादा होगा, और मनी मार्केट का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक का ही होगा। लिक्विडिटी यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, तो मनी मार्केट के केस में लोअर होती है लिक्विडिटी, कि आपको कम टाइम में आपका पैसा वापस मिलेगा ना, सॉरी ज्यादा टाइम बाद आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, तो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं कम है। मनी मार्केट के केस में लिक्विडिटी ज्यादा है। इसके बाद रिस्क अगर देखें तो कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि आप ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, तो कहीं ना कहीं रिस्क ज्यादा होता है। इसके बाद मनी मार्केट में रिस्क कम है। रिटर्न की बात करें तो जब आप एक मार्केट में लंबे टाइम के लिए इंस्ट्रूमेंट्स में लंबे टाइम के लिए पैसा लगा रहे हो तो आपको रिटर्न कंपैरेटिवली हार मिलेगा। बट मनी मार्केट में अगर कंपैरेटिवली देखें तो जो रिटर्न है वो कम होगा। उसके बाद क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमने पढ़े, इसमें गलत दे रखा है। कैपिटल मार्केट में बेसिकली हम बात करते हैं सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स की, और मनी मार्केट के अभी हमने इंस्ट्रूमेंट्स पीछे पढ़े, वही ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, वो सब इसमें आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट थोड़ा गलत है, तो मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे चले हम लोग तो आता है आपके पास टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कि कैपिटल मार्केट कितने टाइप्स की होती हैं। तो कैपिटल मार्केट के भी दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरी सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स के दो टाइप्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फर्दर कैपिटल मार्केट के भी दो टाइप्स, एक प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, देखो प्राइमरी मार्केट क्या है। प्राइमरी मार्केट होती है आपकी फर्स्ट टाइम जब आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, दैट इज योर प्राइमरी मार्केट। ठीक है, कि कंपनी पहली बार शेयर्स इशू कर रही है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन तक। ठीक है, देखो the primary market is also known as the new issue market. It deals with new securities being issued for the first time. आप first time securities issue कर रहे हो as a company. Okay. The essential function of primary market is to facilitate the transfer of investable funds from savers to entrepreneurs seeking to establish new enterprises or to expand existing ones through the issue of securities for the first time. पर्पस यही है कि जो सेवर्स हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें डिफरेंट कंपनीज में, अलग अलग एंटरप्राइजेस में, सो दैट कहीं ना कहीं ग्रोथ हो इकोनॉमी की भी। ठीक है, द इन्वेस्टर्स इन दिस मार्केट आर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट एक तरह से एक डायरेक्ट लिंक है बिटवीन द फर्म्स एंड द हाउसहोल्ड्स। ठीक है, कि कंपनी अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू कर रही है किसे, सेवर्स को। ठीक है, हाउसहोल्ड्स को। अब मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, मतलब प्राइमरी मार्केट में अगर आपको किस तरह से आप सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो, उसके लिए आपके पास कुछ तरीके हैं। सबसे पहले ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, देन ऑफर फॉर सेल, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड EIPOs। ये क्या है? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस यानी कि ये सबसे पुराना चलता आ रहा है मेथड। आप प्रोस्पेक्टस इशू करो। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में आपकी सभी डिटेल्स होती हैं, कंपनी के बारे में, आप कितने शेयर्स इशू कर रहे हो, किस प्राइस पे करोगे, वो सभी चीजें उसमें लिखी होती हैं। उसके थ्रू आप फंड्स रेज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल यानी कि मैं एज अ कंपनी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपनी सिक्योरिटीज दे दूंगी, और वो इंडिविजुअल अपनी नॉलेज से अपना टाइम इन्वेस्ट करके उसे आगे फर्दर इशू करेगा टू द कस्टमर्स, टू द बायर्स। ठीक है, देखो प्रोस्पेक्टस जब हम इशू करते हैं तो उसमें बहुत कॉस्ट आता है। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आता है उसमें, कि आपको खुद ही मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट करना है, प्रोस्पेक्टस बनवाने का खर्चा, तो उसमें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आता है, आपका कॉस्ट आता है, टाइम भी लगता है। अब आपने क्या करा है, आपने एज अ कंपनी किसी पर्टिकुलर ब्रोकर या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हायर किया है, उसे अपनी सिक्योरिटीज दे दी, और वो आगे खुद अलग अलग इन्वेस्टर्स तक आपके जो शेयर्स या सिक्योरिटीज हैं वो इशू कर देगा। ठीक है, वो होता है ऑफर फॉर सेल। ठीक है, इसके बाद राइट इशू। राइट इशू यानी कि आप शेयर होल्डर्स को राइट देते हो टू बेसिकली बाय सिक्योरिटीज। मतलब मैं एज अ कंपनी अगर नेक्स्ट टाइम या फिर से अपने सिक्योरिटीज इशू कर रही हूँ, तो पहले मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दूंगी कि क्या आप मेरे कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहेंगे, उसे हम कहते हैं राइट इशू। ठीक है, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही एक ऑप्शन दे रहे हो कि वो भी मेरे कंपनी के सिक्योरिटीज या शेयर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि ना तो मैंने प्रोस्पेक्टस के थ्रू पैसा रेज किया, ना ही मैंने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ब्रोकर को अपनी सिक्योरिटी सेल करी, ना ही मैंने राइट इशू किया, मैंने किया है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि मेरे पास कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं, मैंने उन्हीं को बोल दिया कि आप मेरी सिक्योरिटीज परचेज कर लो और मुझे कंपनी को चलाने के लिए पैसा दे दो।
वो क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बाद EIPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आपने देखा होगा अलग अलग कंपनीज के IPO आते हैं ना, अभी LIC का IPO आया था, तो वो भी किस में आता है, प्राइमरी मार्केट में ही, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ऑनलाइन होता है, ओके। चलो, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट का कॉन्सेप्ट डन। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट जो आती है वो है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट में हमने पढ़ा कि वो एक डायरेक्ट लिंक देता है बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर, यानी कि जो आपके हाउस होल्ड हैं। अब मैंने एक शेयर परचेज कर रखा है कंपनी का, मुझे इसे फर्दर सेल करना है, तो मैं अब इन्वेस्टर, किसी दूसरे इन्वेस्टर को भी तो सेल करूंगी, तो यानी कि यहाँ पे जो एक लिंक होता है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है, ठीक है। कंपनी ने तो एक बार शेयर इशू कर दिया, वो किसमें हुआ, प्राइमरी मार्केट में। अब मेरे पास शेयर आ गया, अगर मुझे उसे आगे फर्दर सेल करना है कि कोई प्राइस ज्यादा है तो मैं प्रॉफिट कमा सकती हूँ, तो मुझे आगे सेल करना है, तो वो जिस मार्केट में होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, the secondary market is also known as the stock market or the stock exchange. It is a market for the purchase and sale of existing securities. Existing securities is important, ठीक है। जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी मार्केट में आप उन्हीं में डीलिंग कर रहे हो, उसी का आगे फर्दर सेल एंड परचेज कर रहे हो, दैट इज सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। देन इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर द मार्केट, ओके, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस आ रहा है, इसे देखते हैं। तो डिफरेंस देखें तो सबसे पहला पॉइंट है सिक्योरिटीज। तो क्या लिखा है, ओनली न्यू सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, ठीक है। न्यू सिक्योरिटीज यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज होती हैं, एग्जिस्टिंग, ठीक है, जो ऑलरेडी मार्केट में है, ठीक। प्राइस देखें तो प्राइमरी मार्केट में प्राइस कैसे सेट होगा, प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, क्योंकि कंपनी इशू कर रही है तो कंपनी प्राइस सेट करेगी। बट सेकेंडरी मार्केट के केस में जो प्राइस सेट होता है वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू होता है, ठीक है। वही जो हमने पीछे पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी वाला फंक्शन, कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे आपका प्राइस सेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद परचेज एंड सेल, सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू इन्वेस्टर्स डायरेक्टली बाय द कंपनी। ये हमने पढ़ा कि जो सिक्योरिटीज है प्राइमरी मार्केट में वो कंपनी डायरेक्टली इशू करेगी इन्वेस्टर्स को। सेकेंडरी मार्केट में क्या है, इन्वेस्टर ही किसी दूसरे इन्वेस्टर के साथ बाइंग एंड सेलिंग करता है। इसके बाद प्लेस ऑफ मार्केट, क्या इसकी कोई पर्टिकुलर प्लेस है, तो प्राइमरी मार्केट की देयर इज नो फिक्स्ड प्लेस, बट सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो हैं कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे इंडिया में, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद मीडियम, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस। प्राइमरी मार्केट के केस में बस आप बाइंग कर सकते हो कंपनी से, ठीक है, कंपनी इशू करेगी आप परचेज करो। बट सेकेंडरी मार्केट के केस में बाइंग भी होता है और सेलिंग भी हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, मेन चीज, क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए डिफरेंस के फॉर्म में तो आपको बेसिस लिखने जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट करके आना आंसर, एक डिफरेंस लिखा उसके बाद एक अंडरलाइन, दूसरा लिखा उसके बाद एक अंडरलाइन, बेसिस लिखने बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज आप सबने सुना है, क्या लिखा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज इज an institution which provides a platform for buying and selling of existing securities, ठीक है। वही सेकेंडरी मार्केट को एक तरह से हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, तो वही चीज है, आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डीलिंग कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प कंपनी रेज फाइनेंस, provide liquidity and safety of investment to the investors and enhance the credit worthiness of individual companies, okay। देन फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्या क्या फंक्शंस हैं स्टॉक एक्सचेंज के सेकेंडरी मार्केट के। सबसे पहला इकोनॉमिक बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप मेजर करते हो कि किस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर क्या है, बेसिकली इकोनॉमी के लिए जो बैरोमीटर है वो स्टॉक एक्सचेंज है, वो स्टॉक मार्केट है, ठीक है। कि अगर स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही है, स्टॉक मार्केट बढ़िया चल रही है, पॉजिटिव स्टॉक मार्केट है, पॉजिटिव ये सब कुछ हो रहा है, तो यानी कि आपकी इकोनॉमी भी फ्लरिश कर रही है। बट अगर स्टॉक मार्केट डाउन है ना, हम सुनते हैं कई बार कि स्टॉक मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, जैसे अभी पीछे यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी, तो स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा डाउन चला गया था, तो वो कहीं ना कहीं शो करता है कि हमारी इकोनॉमी का लेवल भी डाउन जा रहा है, ठीक है। देन प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज आपको पता है, वही डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू आप प्राइस सेट करते हो। इसके बाद सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन काफी सेफली होती है यहाँ पे, क्योंकि
स्टॉक एक्सचेंज में जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, आपको पता है वो सेबी है, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो सेबी है, उसके थ्रू ही आप मार्केट में परफॉर्म कर सकते हो, मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन सेफ एंड सिक्योर होती है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब अगर आप एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स डिबेंचर में पैसा लगा रहे हो, तो वो कंपनीज फर्दर उस पैसे को किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगी, जहां से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, ठीक है। देन स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, कल्ट यानी कि कल्चर, ठीक है ना, आपके अंदर एक हैबिट आती है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की, ठीक। देन प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन यानी कि आप सिक्योरिटीज कम प्राइस पे परचेज करो, और जब प्राइस ज्यादा हो जाए, क्योंकि मार्केट में तो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो जब मार्केट में अच्छा प्राइस आए तो आप अपनी सिक्योरिटीज को सेल ऑफ करो, और वो जो डिफरेंस होगा प्राइस का, वहां से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है। देन, और ये बात कर रहे हैं हेल्दी स्पेक्यूलेशन की, ठीक है, कुछ लोग इसे वही गलत शब्द यूज करते हैं यहाँ पे, वो मत करना भाई। स्पेक्यूलेशन अगर आप हेल्दी वे में कर रहे हो, अच्छे से सोच समझ के कर रहे हो, तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। देन लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है स्टॉक मार्केट, आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो स्टॉक मार्केट से आप पैसा रेज कर सकते हो। देन बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, ओके। और लास्ट, प्रमोट्स दी हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड, एक पर्सन अगर पैसा घर पे रखेगा तो वो अपने पैसे की वैल्यू कम कर रहा है। तो अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छी चीज है, आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी और आपका पैसा आगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रेडिंग प्रोसीजर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, कि किस तरह आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करोगे, वो हमें समझना है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप आता है ट्रेडिंग प्रोसीजर में, दैट इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना है। स्टॉक मार्केट में आपके बिहाफ पे जो इंडिविजुअल काम करेगा वो होगा ब्रोकर, ठीक है, वही सारा काम करेगा। तो सबसे पहले आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर ढूंढना है, उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेकंड होता है ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप अपनी सिक्योरिटीज, अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके चलते हो। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जितनी भी सिक्योरिटीज है फिजिकल फॉर्म पे इशू की जाती थी, मतलब अगर आपने शेयर परचेज करे हैं तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, ठीक है, उसे संभाल के रखना पड़ता था। अब हो सकता है कि यार वो कहीं आपने ऐसी जल्दी जल्दी में फेंक दिया, खराब कर दिया, उसको ड्राइंग बना दी, फिर आपके शेयर ही गए, खराब हो गया। तो इसलिए क्या हुआ, एक नया रूल बनाया कि अब जितने भी सिक्योरिटीज हैं वो आप डीमैट अकाउंट में स्टोर करोगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो कुछ भी नुकसान होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो ब्रोकर सिलेक्ट करो, उसके बाद डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट अकाउंट या फिर बेनिफिशियल ओनर अकाउंट, एक ही बात है। उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है कि आपको कितने शेयर्स चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, तो वो आपको बताना है किसे, ब्रोकर को। देन ब्रोकर क्या करेगा, आपके ऑर्डर को मैच करेगा बेस्ट प्राइस के साथ, ठीक है, जो भी अच्छा प्राइस होगा जिसपे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो आपके ऑर्डर को बेस्ट प्राइस के साथ मैच करेगा। इसके बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा ऑर्डर। देन इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब ब्रोकर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा जिसमें सभी डिटेल्स लिखी होती हैं ब्रोकर के बारे में, कितने शेयर्स इशू करें, कितने प्राइस पे, कौन सी डेट को, वो सभी डिटेल्स उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन होती हैं, ओके। देन डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट, उसके बाद शेयर्स को डिलीवर करो, पेमेंट करनी है तो पेमेंट कर दो। देन आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट यानी कि अगर आपने शेयर्स परचेज करें तो आपके पास से पैसा चला जाएगा, आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। अगर आपने शेयर्स सेल किए, इशू करें, तो आपके पास पैसा आएगा। और अगर आपने शेयर्स आपने शेयर्स बाय किए हैं, ठीक है, तो आपके पास से पैसा माइनस हो जाएगा, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। इसके बाद कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे, ठीक है, तो जिस डेट पे सारा सेटलमेंट होता है उसे हम कहते हैं पे इन डे, which is before the T+2 day as the deal has to be settled and finalized on the T+2 day। मतलब कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग प्रोसीजर में T+2 बेसिस चलता है, ठीक है, कि सेटलमेंट के बाद आपको 2 दिन का समय मिलेगा जिसमें ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कि आपने शेयर्स अगर परचेज करे हैं तो आपके पास से पैसा चला जाएगा और आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। तो वो सब कितने दिन में होता है, 2 दिन में, T+2 बेसिस, ठीक है, यानी कि ट्रांजेक्शन +2 बेसिस डेज, ठीक है। देन ऑन द T+2 day the exchange will deliver the share or make payment to the other broker, this is called the payout day। इस डे को हम कहते हैं payout day।
Then the broker can make delivery of shares in डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग प्रोसीजर भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। सबसे पहले सिलेक्शन करो ब्रोकर का, उसके बाद डीमैट अकाउंट ओपन करना है, देन ऑर्डर प्लेस करना है, मैच करेगा ऑर्डर, देन एग्जीक्यूशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जाएगा, फिर उसके बाद डिलीवरी, देन सेटलमेंट, फिर T+2 बेसिस यहाँ पे चलता है और आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये सब हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, है ना, बुक्स में आपको प्रैक्टिकली तो पढ़ाएंगे नहीं। तो ये जब ये सभी चीजें आप सीखो, है ना, यूट्यूब से सीखो, इनकी नॉलेज लो, प्रैक्टिकल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। ये तो हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में किस तरह शेयर्स में डीलिंग की जाती है वो सीखो। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इससे रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, है ना, तो वहां से सीखना है। ओके, चलिए इसके बाद आता है डीमटेरियलाइजेशन। ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, डीमैट अकाउंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर्स इन द फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड। ठीक है, and the investor is given an electronic entry or number so that she or he can hold it as an electronic balance in an account. The process of holding securities in the electronic form is called dematerialization. कि आप अपनी securities को electronic form में hold कर रहे हैं, उसी process को हम कहते हैं dematerialization. ठीक है, then for this the investor has to open a demat account with the organization called a depository. तो इसके लिए investor को किस account की need है? डीमेट अकाउंट ही, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? डिपॉजिटरी के साथ। डिपॉजिटरी क्या है अभी आगे पढ़ते हैं। डिपॉजिटरी बेसिकली इज जस्ट लाइक अ बैंक। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, चलो। इसके बाद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया has made it mandatory for the settlement procedures to take place in demat form in certain select securities. Holding shares in demat form is very convenient as it is just like a bank account. Okay. इसके बाद डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी क्या है? बेसिकली जिस तरह से बैंक होता है ना, बैंक आपके पैसे को होल्ड करते हैं, उसी तरह डिपॉजिटरी है कि आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो इंस्टीट्यूशन या जो ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करके चलती है वो होती है डिपॉजिटरी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। जस्ट लाइक अ बैंक कीप्स मनी इन सेफ कस्टडी फॉर कस्टमर्स, अ डिपॉजिटरी ऑल्सो इज लाइक अ बैंक and keep securities in electronic form on behalf of the investor. In India, there are two depositories. इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं, एक NSDL, दूसरा है CDSL। NSDL क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। ठीक है, दूसरा है CDSL, दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। देखो डिपॉजिटरी हमने पढ़ा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? इट इंक्लूड सेबी, selected brokers, banks, sub brokers who act as agents or intermediaries between depositories and investors by providing dematerialized demat account. मतलब कि जिस तरह बैंक में एक एजेंट होता है जो आपके लिए काम करेगा, इसी तरह डिपॉजिटरी में भी एक एजेंट होगा जिसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, जो कि आपके शेयर्स को होल्ड करेगा डीमैट अकाउंट में। ठीक है, तो सेबी के अकॉर्डिंगली जितने भी ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, इसके बाद इन्वेस्टर, ही इज अ पर्सन हु वांट्स टू डील इन शेयर्स हुज नेम इज रिकॉर्डेड। ठीक है, जो इंडिविजुअल शेयर्स में डीलिंग करना चाहता है वो कौन है? इन्वेस्टर है। एंड इशूइंग कंपनी, दैट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इशूज द सिक्योरिटीज। ठीक है, दिस कंपनी सेंड्स अ लिस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स टू द डिपॉजिटरीज। ओके, चलो इसके बाद आता है हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब अगर मुझे शेयर्स परचेज करने हैं, मुझे सिक्योरिटीज परचेज करनी है, तो वो किस मार्केट में करूंगी मैं? कुछ मार्केट्स तो होंगी, तो हमारे पास बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, 22 to 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट जिसमें से दो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। वो है हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अगर हम पढ़ें तो लिखा है The National Stock Exchange is the latest, most modern and technology-driven exchange. It was incorporated in 1992, तो 1992 में incorporate हुआ and was recognized as a stock exchange in April 1993. It started operations in 1994 with trading on the wholesale debt market segment. Then NSE was set up by leading financial institutions, banks, insurance companies, and other financial intermediaries. It is managed by professionals who do not directly or indirectly trade on the exchange. ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट होगी। ठीक है,
स्टॉक मार्केट में दो मार्केट्स हैं, एक आपके पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ओके, इसके बाद सेकंड आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE, formerly known as Bombay Stock Exchange Limited, was established in 1875 and was Asia's first stock exchange. It was granted permanent recognition under the Securities Contract Act 1956, ठीक है। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक रिकॉग्निशन दे दिया था इस स्टॉक एक्सचेंज को। It has contributed to the growth of the corporate sector by providing a platform for raising capital, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास अगला टॉपिक। अच्छा, एक टॉपिक मैं इसमें कवर करना भूल गई, वो होता है हमारे पास इंडाइसेस, इंडेक्सेस। मतलब देखो, जो BSE है उसमें भी बहुत सारी कंपनी लिस्टेड हैं, अराउंड आपके पास 5000 प्लस कंपनी इसमें रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं। NSE में भी अराउंड 1500 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक है। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में तो मुझे इतनी सारी कंपनीज का डेटा चेक करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए होगा कि मैं कुछ कंपनीज का डेटा देखूं, उनकी परफॉर्मेंस देखूं और उसके बेसिस पे मैं कंपनीज में इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है। तो अगर हम देखें BSE में जो इंडेक्स चलता है वो है आपके पास सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स, ठीक है, SENSEX। मतलब सेंसेक्स क्या है, टॉप 30 कंपनीज आप लेते हो जो कि BSE में लिस्टेड है, ठीक है। मैं उनका एवरेज प्राइस बना के एक इंडेक्स बना रही हूँ, दैट इज सेंसेक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, उसकी टॉप 30 कंपनीज निकाली, उनका एवरेज प्राइस लेके एक इंडेक्स बनाया जिसे मैं कहती हूँ सेंसेक्स, ठीक है। उनका प्राइस अगर मैंने देखा तो उसके अकॉर्डिंगली मैं देख सकती हूँ कि हाँ बाकी कंपनीज किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं और मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी, ठीक है, निफ्टी, NIFTY, ठीक है। निफ्टी क्या है, बेसिकली आप टॉप 50 कंपनीज लेते हो जो कि NSE में लिस्टेड है और उनका एक एवरेज प्राइस बना के इंडेक्स बना रहे हो जिसे हम कहते हैं निफ्टी, ठीक है। सही, ये चीज आपको पता है। इसके बाद आगे चलें तो लास्ट टॉपिक आता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब पूरी स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करती है बॉडी उसे हम कह रहे हैं सेबी, ठीक है। जिस तरह से हमारी इकोनॉमी के लिए आर्मी है, पुलिस है, उसी तरह से आपके स्टॉक मार्केट पे जो एक नजर बना के चलती है, रेगुलेट करके चलती है, उस बॉडी का नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। The Securities and Exchange Board of India was established by the Government of India on 12th April 1988 as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and for investor protection, ठीक है, कि किसी भी तरह की चीटिंग ना हो इन्वेस्टर के साथ, तो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी बना है। It was to function under the overall administrative control of the Ministry of Finance of the Government of India. The SEBI was given a statutory status on 30th January 1992 through an ordinance. The ordinance was later replaced by the Act of Parliament known as the Securities and Exchange Board of India Act, that is 1992, ठीक है। इसके बाद the objectives of SEBI, क्या क्या objectives हैं, क्यों SEBI बनाया गया है। तो देखो, पहला टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आप स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करोगे, एंड द सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग, कि प्रॉपर वे में सब कुछ फंक्शन हो, प्रॉपर वे में सारा काम हो। देन टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम। इसके बाद टू प्रमोट ट्रेड माल प्रैक्टिसेस, टू प्रिवेंट ट्रेड माल प्रैक्टिसेस सच एज इंटरनल ट्रेडिंग, जिसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं। देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है कि सपोज मैं किसी कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और मुझे पता चला है कि मेरी कंपनी शेयर्स इशू करने वाली है इस पर्टिकुलर डेट पे, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने अपने किसी फ्रेंड या किसी नोन पर्सन को उस के बारे में बता दिया कि कंपनी इस डेट को इस प्राइस पे शेयर्स इशू कर रही है, तो वहां से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, जो कि गलत है ना। ये कहीं ना कहीं मैं जो कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो लीक कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नॉलेज के थ्रू मार्केट में एंटर करेंगे, तो उनके साथ तो चीटिंग हो रही है ना, ठीक है। तो इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए भी सेबी बना है, ओके। देन टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्म होगा।
एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फंक्शंस ऑफ सेबी, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। सेबी देखो तीन फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले रेगुलेटरी फंक्शन, दूसरा डेवलपमेंट फंक्शन, तीसरा प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तीन फंक्शंस कौन से हैं सेबी के, याद कर लो, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिव। ठीक है, क्या क्या, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव। ठीक है, रेगुलेटरी में हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की, डेवलपमेंट में हम बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट को किस तरह डेवलप किया जा सकता है, प्रोटेक्टिव में हम बात करते हैं कि जो इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट को किस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो तीन फंक्शन से भी परफॉर्म करता है, सबसे पहले रेगुलेटरी, दूसरा डेवलपमेंट और तीसरा आता है प्रोटेक्टिव। ठीक है, रेगुलेटरी में क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। तो जो सेबी है वो ब्रोकर सब ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, देन रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स इन मर्चेंट बैंकर्स एंड बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट्स। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी, कंपनी जब बिडिंग करती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी सेबी बहुत हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंजेस की ऑडिटिंग के लिए भी ये हेल्प करता है। देन लेविंग फी एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी फीस हैं, वो कौन लेवी करेगा, सेबी। उसके बाद परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। ठीक है, ये हो गया इसके रेगुलेटरी फंक्शंस। ओके, इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास डेवलपमेंट फंक्शन। सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द स्टॉक मार्केट, इंटरमीडियरीज यानी कि वही आपके मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, ठीक है ना, जो एक्चुअली आपके बिहाफ पे काम करेंगे, तो उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना किसका काम है, सेबी का। उसके बाद कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, देन अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडेप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, कैपिटल मार्केट को किस तरह डेवलप किया जा सकता है, कैपिटल मार्केट की किस तरह ग्रोथ हो सकती है, वो भी कौन करता है, सेबी। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास प्रोटेक्टिव। सबसे पहला पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मैनिपुलेशन, प्राइस रिगिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो जितने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसको कौन रोकेगा, सेबी। देन कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है मैंने आपको बताया, और उसके अगेंस्ट पेनल्टी चार्ज करना। ठीक, देन अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन हो, इन्वेस्टर के साथ किसी भी तरह की चीटिंग ना हो, कुछ भी धोखा ना हो, उसके लिए कौन बैठा है, सेबी। देन प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, सही है, ये हो गया हमारे पास सेबी के फंक्शंस भी कंप्लीट और आपका चैप्टर भी कंप्लीट। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, और हमने सब कुछ थियोरी के वे में पढ़ा है ना, सब कुछ थियोरेटिकल है, बट इस टॉपिक के बारे में अबाउट स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनकी नॉलेज लो, यूट्यूब से सीखना है हमें, है ना, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखो, तो डेफिनेटली हम लोग अच्छे से सारी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको कोई भी बुक नहीं सिखाती है, ना ही आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, तो ये हमें खुद सीखना है कि हम किस तरह से पैसे को मैनेज कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, तो हम करेंगे मिलके। ठीक है, तो अगर हम देखें एक बार कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, तो देखो स्टार्टिंग हमने की थी सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट से कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, इसके बाद हमने देखा एलोकेटिव फंक्शन। ठीक, फंक्शंस देखे फाइनेंशियल मार्केट के। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, दो तरह की होती हैं, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। ठीक है, इसके बाद मनी मार्केट क्या है, वही जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डीलिंग करे। ठीक है, देन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हमने समझे, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स, ये सब हमने देखा, इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनका मेच्योरिटी पीरियड देखना, क्या पर्पस है, ये सब आपको अच्छे से याद करके चलना है। ओके, देन हमने समझा कैपिटल मार्केट के बारे में, वो मार्केट जो लॉन्ग टर्म फंड्स में डीलिंग कर रही है। ठीक है, इसके बाद एक डिफरेंस था कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट के बीच।
देन टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट कितने टाइप्स के, एक प्राइमरी मार्केट जो फर्स्ट टाइम आप इशू कर रहे हो सिक्योरिटीज, एंड दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट जिसमें आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने प्राइमरी मार्केट समझा अच्छा से, कितने तरह से आप प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो, ये सब हमने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है, ओके। देन सेकेंडरी मार्केट, द डिफरेंस हमने देखा, स्टॉक एक्सचेंज क्या है ये देखा हमने, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, देन ट्रेडिंग प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद डीमटेरियलाइजेशन क्या है ये मैंने आपको बताया, देन डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसके बाद दो एक्सचेंज है आपके पास, एक एनएससी, दूसरा बीएससी। एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 50 जिसे हम कहते हैं, और बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स, ठीक है। और लास्ट में हमने समझा सेबी, ठीक है। सेबी के 3 फंक्शंस, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिव, ओके। और बस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, एंड आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी इस वीडियो से चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।